हाय एवरीवन। आज हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में पढ़ेंगे। सुनने में बहुत ही ऑर्डिनरी लगती हैं, बट नेचर की बहुत सारे फिनोमिनन्स को ये आंसर कर सकते हैं। जो हम यहाँ पढ़ेंगे वो हम यूज़ करेंगे नेचर के बहुत सारे फिनोमिनन्स को समझने के लिए। ठीक है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नाम से ऐसा लगता है कि ये कुछ इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म से रिलेटेड है। ठीक है। हम रियल लाइफ में इसका कुछ ज़्यादा यूज़ शायद ना हो। ठीक है। बट क्या आपको पता है कि जो रेडियो वेव्स हम यूज़ करते हैं अपने वाईफाई के लिए, या फिर जो यूवी रेज आती है सन से जो कि काफ़ी हार्मफुल होती हैं, या फिर जो विजिबल लाइट है जो कि सबसे ऑर्डिनरी चीज़ है जो हम रियल लाइफ में देखते हैं, या फिर अगर मैं बात करूं एक्स रेज की, या फिर गामा रेज जो कि निकलती हैं जब कोई न्यूक्लियर एक्सप्लोजन होता है जो कि बहुत डेंजरस बनाता है न्यूक्लियर बॉम्ब को। ये सारी चीज़ें एक्चुअली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। ठीक है। रेडियो वेव्स भी, यूवी रेज भी, विजिबल भी, एक्स रेज भी और गामा रेज भी। इनके साथ साथ माइक्रोवेव्स भी होती हैं, इनके साथ साथ इंफ्रारेड भी होती हैं। ठीक है। ऐसे ये एक बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का। ओके। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती क्या है, कैसे प्रोड्यूस होती है, इनकी प्रॉपर्टीज क्या है, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, एंड सो ऑन। ओके। तो हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं डिस्प्लेसमेंट करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैसे प्रोड्यूस होती हैं उसको समझने के लिए हमें डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में जानना पड़ेगा कि डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है। ठीक है। कहां से आया, क्यों आया। ओके। तो हमारा जो फर्स्ट पार्ट है दैट इज डिस्प्लेसमेंट करंट। ओके। सो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स आर मैक्सवेल्स आर्ग्यूमेंट, मैक्सवेल्स एक्सपेरिमेंट एंड मैक्सवेल्स इक्वेशन। ठीक है। तो मैक्सवेल के क्या आर्ग्यूमेंट थे, मतलब एग्जिस्टिंग उस टाइम के हिसाब से जो एग्जिस्टिंग नॉलेज थी अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, उनके ऊपर मैक्सवेल ने क्या बोला, क्या उनके आर्ग्यूमेंट थे। फिर उनके आर्ग्यूमेंट्स को सपोर्ट करने के लिए उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट्स किए, और उन एक्सपेरिमेंट्स के जो कंक्लूजन्स निकले उनसे उन्होंने क्या इक्वेशंस बनाई। मैक्सवेल्स इक्वेशंस आपने सुना होगा शायद नाम। मैक्सवेल्स इक्वेशन बहुत ही, यू कैन से इट इज वन ऑफ द कोर ऑफ फिजिक्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एक बहुत बड़ी चीज है हमारे वर्ल्ड के अंदर। ठीक है। बहुत सारी चीजें इनसी से गवर्न होती हैं, और उसका जो एक सेंट्रल कोर कॉन्सेप्ट है वो कोर कॉन्सेप्ट हम मैक्सवेल्स की इक्वेशन से समझ सकते हैं। ठीक है। इसकी सिर्फ मैक्सवेल्स इक्वेशन पे पूरे पूरे कोर्सेज होते हैं इंजीनियरिंग के अंदर। ओके। और आप में से जो लोग अगर इलेक्ट्रॉनिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट रखते हैं, तो आप देखोगे कि मैक्सवेल इक्वेशन ही मतलब पूरी पूरी इंजीनियरिंग और पूरी पूरी रिसर्च होती है इसके ऊपर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक इक्वेशन है इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो हम देखेंगे कि वो इक्वेशन कैसे आई। ठीक है। तो चलिए पहला कॉन्सेप्ट वीडियो शुरू करते हैं, मैक्सवेल्स आर्ग्यूमेंट्स। मैक्सवेल ने क्या आर्ग्यूमेंट्स दिए। तो जैसा कि हम चाहते हैं कि चार्जेस के क्या इफेक्ट्स होते हैं। ठीक है। अगर चार्ज स्टेशनरी है तो स्टेशनरी चार्ज क्या प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। पॉजिटिव से अवे और नेगेटिव के टूवर्ड्स, हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा था। अगर चार्ज मूव कर रहा है तो चार्ज के मूव करने से करंट होगा, और करंट से हम बोलेंगे कि वहां पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। ठीक है। देखा गया कि अगर चार्जेस एक्सेलरेट करते हैं ना, अगर चार्जेस एक्सेलरेट करते हैं तो वहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट होती है। ऑलराइट। अब एक्सेलरेशन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैसे जनरेट हुई, ये काफी डिटेल्ड इसके ऊपर स्टडी करनी पड़ेगी, और हमारे कोर्स के अंदर इसकी बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है कि हम एकदम डीप में जाएं। ठीक है। बट जो आर्ग्यूमेंट्स हैं हम वो समझ सकते हैं, और जो इक्वेशन कैसे डिराइव हुई हम वो समझ सकते हैं। तो देखिए मैक्सवेल्स के आर्ग्यूमेंट क्या क्या थे। हम सब जानते हैं कि करंट क्रिएट्स मैग्नेटिक फील्ड। जैसे कि हांस ऑयस्टर्ड ने ये एक्सपेरिमेंट किया था कि अगर एक करंट कैरिंग वायर के पास अगर हम कंपस रखें तो उस कंपस की नीडल मूव करती है, विच शोज कि यहां पर मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है। ओके। फिर हमने देखा जैसे कि माइकल फैराडे ने एक्सपेरिमेंट किया था कि अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है उससे फ्लक्स चेंज होगा तो वहां पर ईएमएफ जनरेट होगा। ठीक है। ईएमएफ जनरेट हुआ है मतलब वोल्टेज जनरेट हुई है, जो पोटेंशियल डिफरेंस है, इसका मतलब वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी होनी चाहिए। तो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके। ये हमने एक्सपेरिमेंट किया था। ऑलराइट।
अब मैक्सवेल का जो आर्ग्यूमेंट था वो ये था कि अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंजिंग विद टाइम गिव्स राइज टू एन इलेक्ट्रिक फील्ड, इज द रिवर्स ऑल्सो ट्रू? मतलब अगर टाइम के साथ मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है जिससे कि इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, क्या इसका उल्टा भी सही है? तो अगर टाइम के साथ मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है, उससे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिलती है, तो क्या इसका रिवर्स भी ट्रू है कि अगर चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड विद टाइम और टाइम चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड कैन प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड? ओके, मतलब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम के साथ चेंज हो रही है, क्या उससे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी? तो ये था मैक्सवेल का आर्ग्यूमेंट, डज द चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट मैग्नेटिक फील्ड? ओके, तो उनका आर्ग्यूमेंट ये था कि यस, ऐसा होना चाहिए कि अगर मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज होने से भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। ओके, और उसके लिए उन्होंने कैपेसिटर्स का यूज किया था। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं, मान लो कोई कैपेसिटर को मैं चार्ज कर रहा हूं, ठीक है, अब वो चार्ज धीरे धीरे होगा, चार्ज धीरे धीरे होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी धीरे धीरे उसके अंदर बनेगी। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी यहाँ पर क्या है, टाइम के साथ चेंज हो रही है। अगर यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम के साथ चेंज हो रही है तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होनी चाहिए। दिस वॉज मैक्सवेल्स आर्ग्यूमेंट, ये मैक्सवेल के आर्ग्यूमेंट थे। ठीक है, अब इसको प्रूव करने के लिए उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए। तो उनके आर्ग्यूमेंट क्या था कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज होने से इलेक्ट्रिक फील्ड चेंजिंग विद टाइम गिव्स राइज टू मैग्नेटिक फील्ड, तो रिवर्स भी ट्रू है, मैग्नेटिक फील्ड चेंजिंग विद टाइम गिव्स राइज टू एन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो ये दोनों रिवर्सिबल है। मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है, इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज होने से मैग्नेटिक फील्ड बनती है। तो चलिए कॉन्सेप्ट वीडियो 2 पर चलते हैं, जो कि है मैक्सवेल्स एक्सपेरिमेंट। मैक्सवेल ने क्या एक्सपेरिमेंट किए जिनसे उन्होंने उनकी फेमस मैक्सवेल्स इक्वेशंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म डिराइव की, जो कि बहुत ही रेवोल्यूशनरी थी और आज भी फिजिक्स में बहुत ही स्पेशल प्लेस होल्ड करती है। क्योंकि यूनिवर्स में कोई भी फिनोमिना हो इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म से रिलेटेड, हम उसको मैक्सवेल्स की इक्वेशन से प्रूव कर सकते हैं और एक्सप्लेन कर सकते हैं। इनफैक्ट यूनिवर्स में बहुत सारी चीजें, इनफैक्ट लाइट भी मैक्सवेल्स इक्वेशन से बहुत इजीली एक्सप्लेन की जा सकती है। तो चलिए देखते हैं उन्होंने ये सब कैसे किया। तो इमेजिन करिए हमारे पास एक सर्किट है और इस सर्किट के अंदर हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। ठीक है, अब अगर मैं एक मैग्नेटिक कंपास लाकर प्लेस करूं वायर के पास, तो क्या होगा? जैसा कि आप गैस कर सकते हैं, यहां पर मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट होगी। ओके, और अगर मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट हो रही है, ये तभी होगा जब यहां पर मैग्नेटिक फील्ड होगी। विदाउट मैग्नेटिक फील्ड यू कैन नॉट हैव एनी डिफ्लेक्शन इन अ मैग्नेटिक नीडल। यहां पर मैग्नेटिक फील्ड होना जरूरी है। और अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो यहां पर करंट है, क्योंकि हमें पता है कि करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड, और जहां पर हमें क्लियरली दिख रहा है ये हो रहा है बिकॉज ऑफ आईसी, जिसको हम कंडक्शन करंट बोलते हैं। ठीक है, मैं एम्पियर्स लॉ से यहां पर मैग्नेटिक फील्ड भी निकाल सकता हूं कि उसकी स्ट्रेंथ कितनी है। ठीक है, तो इमेजिन करिए एक मैं क्लोज लूप लेता हूं अराउंड दिस वायर एंड द रेडियस ऑफ द लूप इज आर। तो एम्पियर्स लॉ, आई होप यू रिमेंबर, इट इज द लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इनटू आई फ्लोइंग थ्रू द लूप, टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू द लूप। और यहां पर कितना फ्लो हो रहा है? आई सी। अगर आप बी डॉट डी एल कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा बी इंटू टू पाई आर, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ हैज टू बी सेम एवरीवेयर। ओके, और डीएल की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सेम है, इसलिए ये आया बी इंटू टू पाई आर। यहां से मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ आई म्यू नॉट इंटू आई सी अपॉन टू पाई आर। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल चीज है, हमने पहले बहुत की हुई है पिछले चैप्टर्स में। अब इमेजिन करिए सेकंड केस, यहां पर मैं कंपास कैपेसिटर के अंदर रखता हूं। ठीक है, और जब मैंने कंपास अंदर रखा तो भी देखा कि जो मैग्नेटिक नीडल है वो डिफ्लेक्ट हो रही है। ठीक है, अब नीडल अगर डिफ्लेक्ट हो रही है, इसका मतलब एक चीज तो पक्का है कि यहां पर मैग्नेटिक फील्ड है। और अगर मैग्नेटिक फील्ड है, और ऑन द बेसिस ऑफ वट एवर वी हैव लर्न सो फार, हम यहां पर ये कह सकते हैं कि यहां पर करंट भी होना चाहिए। करंट होना जरूरी है, बिकॉज करंट के बिना मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस होगी? मैग्नेट तो यहां है ही नहीं। ठीक है, तो यहां पर हमें यह पता लगता है कि यहां पर करंट होना जरूरी है। ठीक है, तो चलिए अंदर हम कैपेसिटर के अंदर एम्पियर्स लॉ लगाते हैं। ठीक है,
तो एक लूप लेते हैं, क्लोज लूप, और अगेन यहां पर लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू आई करते हैं। ठीक है, अब कैपेसिटर के अंदर करंट तो कोई फ्लो हो नहीं रहा, कैपेसिटर के अंदर कोई करंट नहीं है, तो अगर मैं करंट की वैल्यू 0 डालता हूं तो यहां से कंक्लूजन निकल के आता है कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ 0 है। ठीक है, तो एम्पियर्स लॉ हमें कह रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड यहां 0 होनी चाहिए, और हमारी ऑब्जर्वेशन जो है, जिसको हम कभी भी गलत नहीं बोल सकते क्योंकि वो तो एक प्रूफ है, वो तो हमारी ऑब्जर्वेशन है, और वो ऑब्जर्वेशन ये है कि यहां पर मैग्नेटिक फील्ड होनी चाहिए, है एक्चुअली। ठीक है, तो इसका मतलब है या तो हमारी ऑब्जर्वेशन गलत है, हमारी आंखें गलत है, हमारे सेंसेस गलत है, या फिर एम्पियर्स लॉ के अंदर कुछ गड़बड़ है, यहां पर कुछ कमी है। ठीक है, तो एम्पियर्स लॉ, क्योंकि एम्पियर्स लॉ को यूज करते हुए हमने बहुत सारे फिनोमिनन्स पढ़े, हमने बहुत सारी चीजें कैलकुलेट की, तो एम्पियर्स लॉ तो एकदम से गलत हो नहीं सकता, जरूर यहां पे कोई ना कोई कमी है। ठीक है, तो यहां पर जो मैक्सवेल की रीजनिंग थी, जो कंक्लूजन निकला वो ये था कि यहां पर कोई करंट जरूर है, और उस करंट को उन्होंने नाम दिया डिस्प्लेसमेंट करंट। चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड विच सजेस्ट प्रेजेंस ऑफ करंट, दैट इज डिस्प्लेसमेंट करंट। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्योंकि चेंज हो रही है टाइम के साथ, और वो क्यों चेंज हो रही है, क्योंकि जो अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन अ प्लेट है वो टाइम के साथ चेंज हो रहा है, उससे इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही है, उससे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है तो इसका मतलब करंट है, तो यहां से आया डिस्प्लेसमेंट करंट। ठीक है, लेट मी रिपीट अगेन। मैक्सवेल का कंक्लूजन क्या था कि क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम के साथ चेंज हो रही है, उस टाइम चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, और अगर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड वहां पर है, जैसे कि हम अपने कंपास से देख पा रहे हैं, इसका मतलब है कि करंट भी जरूर होना चाहिए, और उस करंट को उन्होंने नाम दिया डिस्प्लेसमेंट करंट। ठीक है, और ये डिस्प्लेसमेंट करंट ऐसे फ्लो कर रहा है। ऑलराइट, सो टाइम चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड produces magnetic field and magnetic field suggests there must be current and that current is displacement current। तो चलिए डिस्प्लेसमेंट करंट कैलकुलेट करते हैं कि कितना होता है। उसके लिए हम पहले फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे कि प्लेट्स के बीच में कितना फ्लक्स है, और फ्लक्स कैलकुलेट करना बहुत आसान है, इट इज E इंटू ए। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक टाइम पर यूनिफॉर्म होगी और एरिया एकदम स्ट्रेट है। ठीक है, तो फ्लक्स यहां पर सिंपली मैग्नीट्यूड ऑफ E इंटू ए हो गया, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, ये हमें पता है, वेयर सिग्मा इज द चार्ज पर यूनिट एरिया और क्यू बाय ए। तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स इंटू क्यू बाय ए। ठीक है, और अगर मैं ये सारी वैल्यूज डाल देता हूं तो यहां से फ्लक्स कितना आता है, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, तो इसको याद रखिए। ठीक है, और अगर मैं इस फ्लक्स को डिफ्रेंशिएट करूं, इस लास्ट इक्वेशन को मैं टाइम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करूं, तो क्या होगा, डी फाई बाई डी टी इज इक्वल्स टू डिफरेंशिएशन ऑफ क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट विद रेस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, डी बाई डी टी ऑफ क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट यहां पर कांस्टेंट है तो उसको हम बाहर ले लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया डी फाइव बाई डी टी इज टू 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स डी क्यू बाय डी टी। अगर मैं दोनों साइड एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई करूं तो क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो गया राइट हैंड साइड में, और बचेगा डी क्यू बाई डी टी। तो डी क्यू बाई डी टी इज टू एप्सिलॉन नॉट टाइम्स डी फाइव बाई डी टी। और डी क्यू बाई डी टी क्या है, डी क्यू बाई डी टी इज नथिंग बट कंडक्शन करंट। भाई ये करंट ही तो है जो चार्ज दे रहा है प्लेट्स को। ठीक है, और जो भी हमने अभी एक्चुअली कैलकुलेट किया यही तो डिस्प्लेसमेंट करंट है। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट करंट की वैल्यू क्या आई, एप्सिलॉन नॉट टाइम्स इंटू डी फाइव बाय डी टी, ये जरूर याद रखना। ठीक है, और ये भी याद रखना कि कंडक्शन करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट बराबर होते हैं। ठीक है, तो जो टोटल करंट होगा सर्किट में किसी भी टाइम, दैट इज इक्वल्स टू कंडक्शन करंट एंड डिस्प्लेसमेंट करंट। ठीक है, टोटल करंट क्या होगा, कंडक्शन करंट प्लस डिस्प्लेसमेंट करंट। अब देखिए बाहर डिस्प्लेसमेंट करंट होता है 0, और कैपेसिटर के अंदर कंडक्शन करंट 0 होता है, बट डिस्प्लेसमेंट करंट होता है आईडी, जो कि आईसी के बराबर है। ओके, तो मैक्सवेल ने एम्पियर्स लॉ को कैसे मॉडिफाई किया, उन्होंने बोला कि लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल इज नॉट इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू आई सी, बट इट इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू आई सी प्लस आई डी। ठीक है, लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू द सम ऑफ आई सी एंड आई डी। ओके, और यही था वो मॉडिफिकेशन। और आई डी की वैल्यू हमें पता है, इट इज एप्सिलॉन नॉट टाइम्स डी फाइव बाई डी टी, तो हम वो वैल्यूज भी यहां डाल सकते हैं।
तो दिस इज द इक्वेशन, लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू आई सी प्लस म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू डी फाई बाई डी टी। यहां पर आई सी क्या है, कंडक्शन करंट, आई डी क्या है, डिस्प्लेसमेंट करंट। ओके, और डिस्प्लेसमेंट करंट की अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो इट इज द करंट फ्लोइंग बिटवीन द कैपेसिटर प्लेट्स विदाउट द मोशन ऑफ द चार्जेस। ठीक है, देखिए यहां पर सर्किट के अंदर करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, लेकिन कैपेसिटर के अंदर तो एक्चुअली कुछ मोशन हो नहीं रहा, बट स्टिल हम तो बोलेंगे ना करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो ये जो करंट है जिसके अंदर चार्जेस एक्चुअली में मूव नहीं कर रहे उसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट। ओके, एंड इट इज ड्यू टू, ये क्यों निकलता है, ये कहां से आता है, ये क्यों ये आता है, बिकॉज वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम के साथ चेंज हो रही है। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट करंट की वैल्यू क्या है, एप्सिलॉन नॉट टाइम्स डी फाई बाई डी टी। ठीक है, अब फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स इज ए इंटू ए। ठीक है, और ए यहां पर कांस्टेंट है प्लेट्स का। ठीक है, तो यहां पर क्या मैं बोल सकता हूं कि डिस्प्लेसमेंट करंट इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट टाइम्स डी बाई डी टी इंटू ए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इसको प्लीज याद कर लीजिए और लिख लीजिए। डिस्प्लेसमेंट करंट इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट टाइम्स डी बाई डी टी इंटू एरिया ऑफ द प्लेट्स। ओके, तो एक कॉन्सेप्ट टेस्ट करते हैं। ठीक है, आर यू रेडी? ओके, तो क्वेश्चन पढ़िए, द चार्ज और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर अराइजेस एज Q is equals to Q naught cos 2 pi nu t. The plates are very large and close together. Area is A, separation is D. Neglecting the edge effect, find the displacement current through the capacitor. तो आप वीडियो को 2 मिनट के लिए पॉज कीजिए और खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, आप जितना एफर्ट मार सकते हैं एफर्ट मारिए। तो चलिए सॉल्यूशन पे चलते हैं। आई होप आपने अपना पूरा एफर्ट मारा है। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट करंट इज एप्सिलॉन नॉट टाइम्स डी बाई डी टी इंटू एरिया, जैसे कि अभी हमने देखा था। ठीक है, और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इट इज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो देखिए एक और चीज यहां पर ये बोला गया था कि ये जो प्लेट्स हैं बहुत बड़ी हैं इन कंपेरिजन टू देयर सेपरेशन। ठीक है, इसका मतलब है कि हम ये सिग्मा बाय एप्सिलॉन वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, यही इसका सिग्निफिकेंस है। ठीक है, और सिग्मा क्या होता है, क्यू बाय ए। ठीक है, तो अगर मैं सारी वैल्यूज डालूं, एरिया कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, तो ये सब बाहर आ जाएगा। तो हमारी जो डिस्प्लेसमेंट करंट है वो बनेगी एप्सिलॉन नॉट टाइम्स इंटू डी क्यू बाई डी टी इंटू ए इंटू 1 बाय ए इंटू 1 बाय एप्सिलॉन नॉट। ए कैंसिल आउट हो गया, एप्सिलॉन नॉट कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट करंट क्या है, डी क्यू बाई डी टी, और डी क्यू बाई डी टी ही है हमारा डिस्प्लेसमेंट करंट। तो क्यू की वैल्यू हम यहाँ डाल देते हैं, विच इज क्यू नॉट इंटू 2 पाई, तो कि हम डिस्प्लेसमेंट करंट की वैल्यू डाल देते हैं इधर, क्यू नॉट इंटू कॉस 2 पाई न्यू टी, और कॉस का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन होता है, हेंस दिस आंसर। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट करंट इज माइनस 2 पाई न्यू क्यू नॉट इंटू साइन 2 पाई न्यू टी। तो चलिए CV3 पर चलते हैं, कॉन्सेप्ट वीडियो 3, दैट इज मैक्सवेल्स इक्वेशन। तो हम मैक्सवेल की वो 4 इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे जिन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वर्ल्ड को एक तरीके से रेवोल्यूशनाइज कर दिया था, बिकॉज यहां से हम हर फिनोमिना को रिलेट कर सकते हैं जो भी रिलेटेड है इलेक्ट्रिसिटी या मैग्नेटिज्म से। ठीक है, और यहां से हमने जाना था कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म डिफरेंट नहीं है, बल्कि वो डिफरेंट रिजल्ट हैं, डिफरेंट पार्ट है एक सिंगल फिनोमिनन के, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ओके, तो जो पहली इक्वेशन है ऑफ मैक्सवेल, दैट इज लाइन इंटीग्रल ऑफ क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी इज इक्वल्स टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, जिसको हम गॉसेस लॉ भी बोलते हैं। और यहां से हम ये कंक्लूड करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट ड्यू टू चार्ज। ठीक है, सेकेंड इज बी क्लोज इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी इज इक्वल्स टू 0, जो कि गॉसेस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म। और यहां पर हम ये कंक्लूड करते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म क्लोज लूप, बिकॉज जो भी फ्लक्स बाहर निकल रहा है वही वापस आ रहा है, तभी तो 0 होगा। इसका मतलब क्या है कि जो भी फील्ड लाइंस बाहर निकल रही हैं वो वापस आ रही हैं, हेंस फ्लक्स इज 0। थर्ड इज लाइन इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एल इज इक्वल्स टू डी फाई बाई डी टी, जो कि फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन में हमने पढ़ा था, और जो कि बराबर होता है ईएमएफ के। तो यहां पर हम एक चीज कंक्लूड कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज जनरेटेड ड्यू टू चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होगा तो फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा
तो ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, और ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड ही तो है जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर रही है। ठीक है, तो यहां से हम क्या कंक्लूड करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज जनरेटेड ड्यू टू चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। और अगर आपको याद होगा, हमने CV1 के अंदर सीधा यहीं से शुरू की थी कि हमें पता है कि मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। क्या इसका रिवर्स ट्रू है? क्या इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज होने से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी? और हाँ, अभी हमने एक्सपेरिमेंट्स किए थे, CV2 के अंदर भी हमने देखा, और उसकी जो इक्वेशन निकल के आई थी वो ये थी, जिसको हम मैक्सवेल एम्पियर्स लॉ बोलते हैं। एम्पियर्स लॉ की जगह मैक्सवेल एम्पियर्स लॉ, बिकॉज मैक्सवेल ने यहाँ मॉडिफिकेशन की। और वो मॉडिफिकेशन क्या था कि कंडक्शन करंट अकेला करंट नहीं है, यहां पर डिस्प्लेसमेंट करंट भी होना चाहिए। ठीक है, तो जो टोटल करंट इन सर्किट होता है वो IC प्लस ID होता है, और ID की वैल्यू कितनी है? एप्सिलॉन नॉट टाइम्स d∅dt। ठीक है, और इस इक्वेशन से हम देख सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड कैन बी जनरेटेड बाय चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को टाइम के साथ चेंज करूं तो यहां से मैं मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता हूं। आप इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कर सकते हैं जो कि एनसीईआरटी में है, एक्सरसाइज 8.1। चलिए PSV1 करते हैं। क्वेश्चन है, फिगर शोज अ कैपेसिटर मेड ऑफ 2 सर्कुलर प्लेट ईच ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर एंड सेपरेटेड बाय 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस। The capacitor is being charged by an external source not shown in the figure. The charging current is constant and it is equals to 0.15 ampere. ठीक है, तो हमारे पास ये सब डेटा है, हमारे पास रेडियस है प्लेट्स का, हमारे पास उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो है, और हमारे पास जो करंट है जो उनको चार्ज कर रहा है वो भी गिवन है। ठीक है, तो हमें क्या क्या कैलकुलेट करना है? वी हैव टू कैलकुलेट कैपेसिटेंस एंड वी हैव टू कैलकुलेट द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। फिर हमें कैलकुलेट करना है कि डिस्प्लेसमेंट करंट कितना है, कितना डिस्प्लेसमेंट करंट फ्लो कर रहा है, और फाइनली इज किरचॉफ्स फर्स्ट रूल वैलिड एट ईच प्लेट ऑफ द कैपेसिटर। तो जो किरचॉफ का जो करंट लॉ था, क्या वो वैलिड है यहाँ पर कैपेसिटर प्लेट्स पर? हमें वो एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो देखिए हमारे पास प्लेट का रेडियस है, प्लेट का रेडियस है तो हमारे पास एरिया है, हमारे पास उन दोनों के बीच में जो सेपरेशन है वो भी पता है, हमें एरिया पता है, हमें डी पता है, और एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट होता है। तो यहां से क्या मैं कैपेसिटेंस की वैल्यू निकाल सकता हूं? बहुत ही इजीली निकाल सकते हैं हम। देखिए कैपेसिटेंस इज A एप्सिलॉन नॉट बाय डी, एरिया इज पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और सेपरेशन हमें पता है, तो यहां से कैपेसिटेंस इज वेरी इजी टू फाइंड आउट एंड इट इज 80.1 पिको फैरेड। ठीक है, चीजों को उनकी SI यूनिट्स के अंदर डालिए एंड यूल गेट दिस आंसर। ऑलराइट, इसी का सेकंड पार्ट था कि क्या हम dV/dt निकाल सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो देखिए ये भी बहुत आसान है, हमें पता है कि करंट कितना फ्लो कर रहा है सर्किट में, इट इज 0.15 एम्पियर। ठीक है, और हमें यह भी पता है कि Q इज इक्वल टू C इंटू V। ठीक है, तो अगर मैं इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करूं तो dQ/dt इज इक्वल टू C इंटू dV/dt, और dQ/dt क्या है इधर? dQ/dt करंट है जो कि हमें दिया हुआ है 0.15 एम्पियर, और कैपेसिटेंस हमने जस्ट अभी कैलकुलेट किया। तो अगर मैं करंट की वैल्यू डालता हूं 0.15 एम्पियर और मैं कैपेसिटेंस की वैल्यू डालता हूं जो कि है 80.1 पिकोफैरेड, जैसे कि अभी हमने कैलकुलेट किया था। ठीक है, तो यहां से जो dV/dt निकल के आता है दैट इज इक्वल्स टू 1.87 इंटू 10 टू द पावर 9 वोल्ट पर सेकेंड। ओके, नाउ लास्ट पार्ट, क्या किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ वैलिड है? सॉरी, नाउ द सेकेंड पार्ट दैट इज डिस्प्लेसमेंट करंट। तो डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला जैसे कि आपको मैंने बोला था, याद कर लीजिए, दैट इज एप्सिलॉन नॉट इंटू d/dt इंटू एरिया ऑफ द प्लेट्स। ऑलराइट, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और सिग्मा कितना है? Q/A, इट इज ए चार्ज पर यूनिट एरिया। तो अगर मैं सारी वैल्यूज डालता हूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज Q/A एप्सिलॉन नॉट। ऑलराइट, और अगर मैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमारे डिस्प्लेसमेंट करंट के एक्सप्रेशन में डालता हूं तो क्योंकि एरिया कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, ये सब चीजें बाहर आ जाएंगी डिफरेंशिएशन से, और ए से कैंसिल आउट हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट करंट इज dQ/dt एंड dQ/dt इज नथिंग बट दिस I 0.15 एम्पियर। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट करंट यहां से कितना निकल के आता है?
0.15 एम्पियर, जो कि सेम है कंडक्शन करंट के। ऑलराइट, तो पहला इंट तो हमारे पास यही है कि किरचॉफ्स लॉ वैलिड है, बिकॉज यहां पर हमारा IC इज इक्वल्स टू ID। तो चलिए हम लास्ट पार्ट करते हैं। देखो, किरचॉफ लॉ वैलिड है क्योंकि बाहर डिस्प्लेसमेंट करंट जीरो है और ओनली कंडक्शन करंट है, और अंदर कंडक्शन करंट जीरो है और डिस्प्लेसमेंट करंट ID है। ठीक है, सो जो भी अलजेब्रिक सम होता है करंट का किसी भी जंक्शन पे, वो जीरो होना चाहिए, और हमारे केस के अंदर वो जीरो आ रहा है। देखिए, IC इज करंट इन और ID जो करंट बाहर जा रहा है, और IC इज इक्वल्स टू ID है। ठीक है, तो बिल्कुल किरचॉफ्स फर्स्ट रूल यहां वैलिड है। सेकंड प्लेट पर भी आप देख सकते हैं कि करंट इन जो है, जो करंट आ रहा है, दैट इज इक्वल्स टू ID, और जो करंट बाहर जा रहा है दैट इज IC, और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। हमारे इस क्वेश्चन के अंदर वो मैग्नीट्यूड आया 0.15 एम्पियर। ठीक है, तो यस, किरचॉफ्स लॉ आर वैलिड हियर। ओके, तो चलिए देखते हैं कि हमने इस पूरे पार्ट के अंदर क्या देखा। डिस्प्लेसमेंट करंट हैज सेम इफेक्ट एज ऑफ द कंडक्शन करंट, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट करंट और कंडक्शन करंट दोनों ही मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रही हैं। ठीक है, तो क्योंकि हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है कैपेसिटर के अंदर, इसका मतलब है कि कोई ना कोई करंट है, और ये जो करंट है, ये जस्ट लाइक एनी अदर करंट इट कैन प्रोड्यूस दिस मैग्नेटिक फील्ड। डिस्प्लेसमेंट करंट में बी जीरो सिंस द इलेक्ट्रिक फील्ड डज नॉट चेंज विद टाइम। ठीक है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज नहीं हो रही टाइम के साथ, तो वहां पर डिस्प्लेसमेंट करंट जीरो होगा। कैपेसिटर को चार्ज करते वक्त डिस्प्लेसमेंट करंट और कंडक्शन करंट दोनों उस रीजन के अंदर मौजूद हो सकते हैं, दोनों एक साथ। इलेक्ट्रिक फील्ड चेंजिंग विद टाइम गिव राइज टू मैग्नेटिक फील्ड, एंड कॉन्सिक्वेंटली डिस्प्लेसमेंट करंट इज अ सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सी, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इस पूरे पार्ट का, कि इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम के साथ चेंज हो रही है, उससे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, और क्योंकि वहां मैग्नेटिक फील्ड है, इसका मतलब कोई ना कोई करंट है, और वही करंट को हम बोलते हैं क्या, डिस्प्लेसमेंट करंट। और डिस्प्लेसमेंट करंट का जो मैग्नीट्यूड है, इट इज एप्सिलॉन नॉट टाइम्स इनटू d by dt इनटू एरिया। So that is the end of part 1.